एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्माइल दिस साइड फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि जेनेटिक्स और क्लास 12th का पार्ट है। ये आज हम शुरू करने जा रहे हैं फ्रॉम द नोट्स ऑफ बायोबेस्टी। जेनेटिक्स का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, वो आप देख सकते हैं। आज हम शुरू करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस वाला चैप्टर। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट यहाँ पर हमें बैक्टीरिया और कुछ जो ह्यूमन है और अदर ऑर्गेनिजम्स के न्यूक्लियोटाइड्स और उनकी मेन रेंजेस दी गई हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये मैचेट की मैचेट में भी आता है मोस्टली एग्जाम्स में, तो ये आप भी कर सकते हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा गया है। सो फर्स्ट में हमें एक बैक्टीरिया दिया गया है जो कि 5×174 है, जिसके पास आप एक एक्स्ट्रा चीज़ नोट कर सकते हैं कि उसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी होता है। एंड इसके पास कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? 5386 न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये आपको नंबर एग्जैक्टली याद होना चाहिए। तो जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है वो हमें अपनी बायोबेस्टी में ऐड कर लेनी है। नेक्स्ट इज बैक्टीरियोफेज लेमडा, जिसके पास कितना होता है? 48502 बेस पेयर होता है, बीपीज बेस पेयर। थर्ड इज इकोलाई। इकोलाई के पास कितना होता है? 4.6 × 10⁻6 बेस पेयर। नेक्स्ट इज ह्यूमन। ह्यूमन का हेप्लॉइड रेंज हमें पहले बताया गया, 3.3 × 10⁻9 बेस पेयर। और अगर यही डिप्लॉइड आपसे पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसे। अब हम आते हैं सेकेंड पॉइंट पर। सेकेंड पॉइंट इज दैट फॉस्फेट लिंक टू OH ऑफ 5' ऑफ द न्यूक्लियोसाइड। तो ये बताया गया है कि कौन से उससे लिंक होता है जो OH है, तो वो 5' से होता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज दैट फिफ्थ एंड ऑफ शुगर, सॉरी फिफ्थ एंड नहीं, 5', जो ऊपर ये डैश लगा होता है इसको हम प्राइम बोलते हैं। जो 5' एंड होता है शुगर का, वो फ्री OH ऑफ 3' कार्बन ग्रुप से ज्वाइन होता है। तो आपको ध्यान रखने की शुगर का कौन सा 5' है, 3' नहीं है। तो उस तरीके से आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट इज द फोर्थ पॉइंट, दैट इज RNA। RNA के अंदर क्या होता है? एडिशन ऑफ OH ग्रुप होता है। कहाँ पर होता है? सेकेंड पोजीशन पर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि OH कहाँ पर ऐड ऑन होता है? सेकेंड पोजीशन पर ऐड होता है। अब हम इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल जो पॉइंट्स हैं, डेट्स हैं, वो एक जगह लिख लेते हैं ऑर्डर में, ताकि हमें याद करने में आसानी रहे। सो फर्स्ट इज दैट 1953 में क्या होता है? एक्सरे डिफ्रैक्शन का मेंशन किया गया है NCERT के इसी चैप्टर के 3rd पेज पे। तो आप उसके साइंटिस्ट के नाम ढूंढेंगे इसमें क्या था। नेक्स्ट इज 1869 में न्यूक्लिन डिस्कवर किया गया था। न्यूक्लिन क्या था? एसिडिक सब्सटेंस था, बेसिक था। ये आपको ऑलरेडी याद होना चाहिए। मुझे याद था इसलिए मैंने ऐड ऑन नहीं किया था। वो एक एसिडिक सब्सटेंस था। लेकिन आपको अगर ईयर्स कोई पर्टिकुलरली याद भी है तो भी आपको अपनी इस बायोबेस्टी में ऐड करना है, क्योंकि एंड तक हम वो भूल सकते हैं। नेक्स्ट इज़ 1926 में एक पर्टिकुलर क्वेस्ट हुआ था, जिसके साइंटिस्ट के नेम आप देख सकते हैं, बाद में क्या क्या दिए गए हैं वो अपने अकॉर्डिंग आप देख लेंगे। क्वेस्ट वाला वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट इज़ 1928 में ग्रिफिथ साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट हुआ था। नेक्स्ट इज़ 1933 to 44 में एवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी साइंटिस्ट का जो वर्क था वो दिया गया था। नेक्स्ट इज़ 1952 में अल्फ्रेड हार्शी एंड चेज वाला एक्सपेरिमेंट था। नेक्स्ट इज़ 1958 में मिजल्सन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट था। नेक्स्ट इज़ 1958 में एक और चीज़ भी थी, टेलर का विशिया फाबा पर एक्सपेरिमेंट था। विशिया फाबा क्या था वो आप देखेंगे। नेक्स्ट इज़ 1990 में HGP स्टार्ट हुआ था। HGP क्या था? ह्यूमन जीनोम प्रोडक्ट। तो और ये कंप्लीट कब हुआ था? नेक्स्ट इज़ 2003 के अंदर। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि कब स्टार्ट हुआ था और कब कंप्लीट हुआ था। नेक्स्ट इज़ मई 2006 में क्या हुआ था? सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम 1 कंप्लीट हुआ था, जो कि HGP का पार्ट था। नेक्स्ट इज 6 पॉइंट पर अब हम आते हैं। 6 पॉइंट में क्या है? स्टेबिलिटी कैसे देखी जाती है? स्टेबिलिटी के लिए 2 पॉइंट्स होते हैं। एक तो होता है कि प्लेन स्टैक्स ऑन वन अनदर, और एक हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन से बॉन्ड्स की बात होती है इसमें? हाइड्रोजन बॉन्ड्स की। और प्लेन जो स्टैक करते हैं एक के ऊपर एक, तो वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज द सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा अगर आपसे पूछा जाए किस साइंटिस्ट ने दिया था, तो वो दिया था क्रिक ने। पूरा नाम क्या था? वॉटसन क्रिक। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस के बारे में दिया गया है। न्यूक्लियस का साइज़ कितना है? 10⁻⁻6 मीटर। नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ इकोलाई DNA कितना है? 1.36 mm, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज ह्यूमन DNA कितने हैं? 2.2 मीटर। यह भी रिसेंटली भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं अब 9th पॉइंट पर, दैट इज़ अनइक्विवोकल प्रूफ। जो किस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं? हर्शी एंड चेज का जो एक्सपेरिमेंट था। हर्शी एंड चेज के एक्सपेरिमेंट में अनइक्विवोकल प्रूफ वाला जो नाम है काफ़ी बार आता है, और कई बार डायरेक्टली भी दिया जाता है कि अनइक्विवोकल प्रूफ किस में था। एंड फिर उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड पूछेंगे तो आपको उन साइंटिस्ट के भी नाम पता होने चाहिए किन की बात हो रही थी। और यहाँ पर जो S35 होता है, सल्फर जो 35 वाला होता है वो प्रोटीन से रिलेटेड होता है, और जो P32 होता है वो DNA से
नेक्स्ट इज़ द 10th पॉइंट, दैट इज़ डीएनए डिपेंडेंट ऑन आरएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो डीएनए डिपेंडेंट अगर आरएनए है प्रोटीन सिंथेसिस पे, आपको ध्यान रखना है कि आरएनए की सिंथेसिस के लिए हमें डीएनए चाहिए होता है। नेक्स्ट इज प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी इवॉल्व अराउंड आरएनए। तो आरएनए के अराउंड ही प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी इवॉल्व हुई थी। एंड अगर आपसे ये पूछा जाए कि आरएनए पहले आया था या डीएनए पहले आया था, तो आपको ध्यान रखना है कि आरएनए की डिस्कवरी पहले हुई थी, आरएनए पहले इवॉल्व हुआ था। नेक्स्ट इज़ दैट, एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि डीएनए का जो मेन काम होता है वो स्टोरेज में होता है, एंड आरएनए का मेन काम क्या होता है, ट्रांसमिशन में होता है। ये आपको ध्यान रखने की, डीएनए स्टोरेज पर्पज़ के लिए मेनली यूज़ होगा, एंड जो आरएनए है वो ट्रांसमिशन पर्पज़ के लिए यूज़ होगा। नेक्स्ट इज द 12th पॉइंट, दैट इज सेमी कंजर्वेशन प्रूव्ड बाय द मीजल्सन एंड स्टाहल ऑन ई कोलाई देन प्लांट्स एंड ह्यूमंस। तो अभी हमने मीजल्सन एंड स्टाहल का ईयर पढ़ा था, वो आपको याद होना चाहिए। वो उन्होंने किस चीज़ पर सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था, पहले ई कोलाई पर, जो कि क्या है, एक बैक्टीरिया है। आफ्टर दैट दे एक्सपेरिमेंटेड ऑन प्लांट्स एज वेल एज ह्यूमंस, एंड ये क्या था, एक सेमी कंजर्वेटिव एक्सपेरिमेंट था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये पूरा एक्सपेरिमेंट आपको पता होना चाहिए, लेकिन मेन चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है दैट इज़ कि इन्होंने क्या यूज़ किया था, N15 यूज़ किया था, एंड जो CaCl डेंसिटी ग्रेडियंट जो कि सेल्स थे, एंड जो N15 था ना, वो आपको ध्यान रखना है कि ये रेडियो एक्टिव नहीं होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि N15 एक रेडियो एक्टिव मटीरियल है या नहीं है। तो N15 रेडियो एक्टिव नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज़ दैट, इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट जो मेनली आया था, दैट इज़ मॉलिक्यूल विद इंक्रीज मास बाय डेंसिटी विल सेडिमेंट फास्टर। तो जिन मॉलिक्यूल का ये जो रेशियो मास बाय डेंसिटी का रेशियो ज़्यादा होगा, वो कैसी करेंगे, सेडिमेंटेशन फास्ट करेंगे। तो ये आपको ऐसे न्यूमेरिकल फॉर्म में भी दे सकते हैं। मान लीजिए कुछ चीज़ की मास और डेंसिटी दे दी, तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सेडिमेंट फास्ट करेगा, तो आपको उनका रेशियो निकाल के देखना है, एंड फिर उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सेडिमेंट फास्ट करेगा। नेक्स्ट इज दैट डीएनटीपी के बारे में बताया गया था। डीएनटीपी का मेन काम किस चीज़ में होता है, एज अ सबस्ट्रेट होता है, एंड एनर्जी प्रोडक्शन में होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज कॉन्टीन्यूअस कौन सा स्ट्रैंड है, एंड जो डिसकॉन्टीन्यूअस कौन सा है। अभी जो कॉन्टीन्यूअस स्ट्रैंड है ना, वो किस डायरेक्शन में होता है, 3 5 to 5 प्राइम की तरफ होता है, एंड जो डिसकॉन्टीन्यूअस स्ट्रैंड होता है, जो कि किस चीज़ पे बनते हैं, टेम्पलेट पर। ये भी आपको ध्यान रखना है, डिसकॉन्टीन्यूअस टेम्पलेट पर बनेगा, एंड उसकी डायरेक्शन क्या होगी, 5 प्राइम to 3 प्राइम होगी। नेक्स्ट इज एट 15th पॉइंट, यूकैरियोट्स क्या करते हैं, रेप्लिकेशन करते हैं किस फेज़ में, एस फेज़ में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो यूकैरियोट्स की रेप्लिकेशन है वो किस फेज़ में होती है, वो होती है एस फेज़ में। नेक्स्ट इज 16th पॉइंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने ये पूरा डायग्राम बनाया है क्योंकि ये कई बार ऐसे पूछा जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं 5 3 5 3 ऐसे पूरा दिख रहा है हमें। यहाँ पर ये जो शो हो रहा है, ये डिसकॉन्टीन्यूअस स्ट्रैंड यहाँ पर शो हो रहा है ना। डिसकॉन्टीन्यूअस स्ट्रैंड अभी हमने करा था, कहाँ से कहाँ होता है, 5 प्राइम to 3 प्राइम। तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं, एंड ये किस चीज़ के ऊपर है, टेम्पलेट के ऊपर है। एंड बाहर वाला कौन सा है, ये जो पेरेंटल है, ये वाला यहाँ पर हमें कॉन्टीन्यूअस स्ट्रैंड दिख रहा है, जो कि कहाँ से कहाँ तक है, 3 प्राइम to 5 प्राइम की तरफ है। तो इस तरीके से ये डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से करना है, एनसीईआरटी का ही डायग्राम है भी। नेक्स्ट इज़ द 17th पॉइंट, जिसमें कि टीयू और पीएसटी एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की चीज़ों का मैंने ऐसे शॉर्ट फॉर्म मतलब सिर्फ मेन नाम लेके बना लिया था, तो वो आप भी इस तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द 18th पॉइंट, जिसमें कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज सिर्फ और सिर्फ किस डायरेक्शन में पॉलीमराइज करते हैं रिएक्शन को, तो 5 प्राइम to 3 प्राइम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की बात हो रही है, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ 5 प्राइम to 3 प्राइम होती है। नेक्स्ट इज मोनोसिस्टर्निक किस में देखा जाता है, मोनोसिस्टर्निक होता है यूकैरियोट्स में, एंड जो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट शो करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि स्प्लिट जीन अरेंजमेंट किस में शो होती है, तो वो होगा यूकैरियोट्स, और वो कैसे होते हैं, मोनोसिस्टर्निक। एंड प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो होते हैं पॉलीसिस्टर्निक। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, पी एंड पी, प्रोकैरियोट्स पॉलीसिस्टर्निक। तो इस तरीके से आपको ईजिली याद हो जाएगा। नेक्स्ट इज दैट इंट्रॉन्स नहीं होते मेच्योर आरएनए में। तो ये मुझे ऐसे याद रखना था, तो आप भी इस तरीके से याद रख सकते हैं कि इंट्रॉन्स किस में प्रेजेंट होते हैं, इमेच्योर आरएनए में। मेच्योर आरएनए के अंदर इंट्रॉन्स नहीं होते। एंड बैक्टीरिया के पास क्या होता है, सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है, जो कि किस चीज़ में हेल्प करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज 22nd पॉइंट, दैट इज़ RH-T 1 2 3। तो ये मतलब सिंपल ऐसे याद करने की ट्रिक थी, HNRNA, RRNA, TRNA। तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं, RH-T 1 2 3। एंड जो TRNA था उसके पास कैसा था, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA था, RH-T। नेक्स्ट इज HNRNA की बात हो रही थी, तो प्रिकर्सर ऑफ
tRNA एंड सिंगल स्ट्रैंडेड RNA दोनों की बात हो रही थी यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं HNRNA के बारे में। HNRNA क्या होता है? प्रिकर्सर होता है mRNA का। mRNA तो हमने पढ़ा है ना, mRNA क्या होता है? mRNA इज़ मैसेंजर RNA एंड जो HNRNA है वो इसका प्रिकर्सर होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज 23rd पॉइंट, स्प्लाइसिंग के बारे में बताया गया है। स्प्लाइसिंग अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा प्रोसेस है जो हमें डोमिनेंस ऑफ RNA वर्ल्ड शो करता है, तो दैट इज़ स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग शोज़ द डोमिनेंस ऑफ RNA वर्ल्ड। नेक्स्ट पॉइंट पर अब हम आते हैं, दैट इज़ द 24th पॉइंट। RNA पॉलीमरेज सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ में हेल्प करता है? इलोंगेशन के टाइम हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज 25th पॉइंट, स्प्लाइसिंग का एक और पॉइंट आते हैं कि स्प्लाइसिंग के प्रोसेस में क्या होता है? इंट्रॉन्स जो है वो रिमूव होते जाते हैं, एक्सॉन्स जो हैं वो ज्वाइन होते जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इंट्रॉन्स किस में रिमूव हो रहे हैं, तो इंट्रॉन्स स्प्लाइसिंग के प्रोसेस में रिमूव हो रहे हैं एंड एक्सॉन्स ज्वाइन होते जा रहे हैं। फिर अब हम आते हैं 26th पॉइंट पर, दैट इज़ कैपिंग। कैपिंग 5 प्राइम एंड पर होती है HNRNA एंड किस चीज़ की कैपिंग होती है? मिथाइल गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट की। तो ये आप कैसे याद रख सकते हैं? कैपिंग, पंच कैप पहनते हैं, पंच मीन्स 5, यहाँ से पंच 5 एंड कैपिंग मीन्स कैप, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज टेलिंग। टेलिंग के अंदर क्या होते हैं? 200 to 300 एडिनाइलेट रेसिड्यूज यूज़ होते हैं। कहाँ पर? 3 प्राइम एंड पर। 5 प्राइम एंड पर अगर कैपिंग हुई है तो टेलिंग ऑब्वियसली 3 प्राइम एंड पर होगी। और किसकी होगी? mRNA की। किस पे? इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। तो ये भी आपको ध्यान रखने की टेम्पलेट पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट मैनर में हो रहा है ये भी जो प्रोसेस है। नेक्स्ट हम आते हैं 27th पॉइंट पर, जिसमें और कुछ साइंटिस्ट की बात की गई है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ देम इज़ H.G. खुराना, जिन्होंने होमोपोलीमर प्लस कोपोलीमर के बारे में बताया था। नेक्स्ट इज निरनबर्ग, जिन्होंने सेल फ्री सिंथेसिस फॉर प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में बताया था। नेक्स्ट इज G. गेनो, जिन्होंने ट्रिपलेट और कोडोन सिस्टम के बारे में बताया था। नेक्स्ट इज 28th पॉइंट, विच इज़ अबाउट द सेवेरो-ओक्वा एंजाइम, जो कि क्या है? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज है जो भी किस टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में रिएक्शन को कैटेलाइज करता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज कोडोन के कुछ हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए हैं जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं। वैसे तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन जो मेन आपको ध्यान रखनी है कि यूनिवर्सल होता है, अनएम्बिगुअस होता है और डीजेनरेट होता है। अनएम्बिगुअस पर आपको ध्यान रखना है एंड डीजेनरेट, क्योंकि कई बार इसे नॉन डीजेनरेट लिख दिया जाएगा तो कन्फ्यूज़ भी हो सकते हैं। तो आपको ये NCERT का ये वाला पोर्शन कोडोन वाला अच्छे से करना है। एंड जो कोडोन का आप एक वो देखेंगे, एक वो चेस बोर्ड टाइप में काफ़ी सारे कोडोन्स मेंशन होंगे, सब करने ज़रूरी नहीं है याद। जो मेन जैसे हैं मिथियोनिन है, लाइसिन है, उन सब के आप कर लें। फिनाइलएलानिन है, जिन के मेन जो थ्योरी पोर्शन में दिए गए हैं एंड जो मेन है या प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे गए हैं, सिर्फ वो आपको कोडोन्स याद करने हैं। नेक्स्ट इज 30th पॉइंट, विच इज़ अबाउट SCA। SCA इज़ द सिकल सेल अनीमिया। यहाँ पर क्या होता है? ग्लूटामेट बाय वेलिन का सब्सटीट्यूशन होता है 6th पोजीशन पर। एंड कौन सी चेन होती है? बीटा या अल्फा? ये आप खुद से बताएंगे, जेनेटिक्स के पार्ट 1 वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था। नेक्स्ट इज 31 पॉइंट, tRNA। tRNA कैसा होता है? सॉल्युबल होता है, इसीलिए इसका एक दूसरा नाम भी होता है, दैट इज़ अ सॉल्युबल RNA। नेक्स्ट इज अबाउट tRNA, कुछ और पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। tRNA का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, उसका स्ट्रक्चर जो हमें दिखाई देता है, दैट इज़ इन द क्लोवर लीफ शेप। एंड जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है tRNA का, वो कैसा होता है? इन्वर्टेड L शेप का होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अगर क्लोवर लीफ शेप पूछा जा रहा है तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है और एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है वो इन्वर्टेड L शेप का होता है। नेक्स्ट इज द 33 पॉइंट, विच इज़ अबाउट द UTR। UTR आर द अनट्रांसलेटेड रीजन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी याद करना था। तो ऐसे कर सकते हैं कि 5 प्राइम बिफोर द स्टार्ट कोडोन एंड 3 प्राइम आफ्टर द स्टॉप कोडोन। तो ये NCERT में मेंशन है ना, हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कब आफ्टर द स्टार्ट था या बिफोर द स्टॉप था, तो इस तरीके से आप याद कर लें। जो आप इस कॉपी में लिखेंगे वो तो आपको बार बार रिवाइज़ करना है ना, तो इस वजह से जो पॉइंट्स आपको याद नहीं होते वो यहाँ पर आप ऐड करते जाएं। नेक्स्ट इज़ 34 पॉइंट, विच इज़ लाइक मैंने को ट्रिक बनाई थी शायद, ZYA एंड VPT। तो ये आप देख लेना, एंजाइम के नाम है जो BPT है ना, परमिएज, ट्रांसएसिटाइलेज, तो उस तरीके से तो वो आप ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट इज 35th पॉइंट, दैट इज़ अबाउट जैकोब एंड मोनार्ड। इन्होंने क्या दिया था? लैक ओपेरॉन का मॉडल दिया था। इसमें जो आई था, आई क्या किसके लिए कोड कर रहा था? रिप्रेसर के लिए कोड कर रहा था। एंड जो इंड्यूसर प्रेजेंट था वो किसके लिए कर रहा था? इंड्यूसर जो था वो रिप्रेसर को इनएक्टिवेट कर रहा था एंड अलाउ द RNA पॉलीमरेज टू द प्रमोटर। नेक्स्ट इज़
और जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड हो रही थी। मतलब यहाँ पर ये है कि इंड्यूसर अगर प्रेजेंट है तो रिप्रेसर जो है वो इनएक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि इंड्यूसर प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली वो रिप्रेसर को इनएक्टिवेट कर देगा, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रमोटर को प्रमोट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस इनिशिएट हो जाएगा। तो ये ट्रांसक्रिप्शन कैसे होती है उस तरीके से थोड़ा सा हमें उस बारे में बताया गया था। नेक्स्ट इज़ अबाउट द HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, लेकिन जो मतलब मुझे याद नहीं रहते थे या न्यूमेरिकल वैल्यू थी वो मैंने यहाँ पर ऐड ऑन की है। मेनली तो आप फर्स्ट पॉइंट देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने जीन्स की स्टडी की गई थी, 20 to 25 के हेयर मीन्स 1000, हम लोग यूट्यूब पर भी के की फॉर्म में करते हैं ना, तो उसी तरीके से लिख दिया क्योंकि कम स्पेस ऑक्यूपाई करना है। तो 20,000 to 25,000 जीन्स ऑफ ह्यूमन DNA स्टडी किए गए थे यहाँ पर। नेक्स्ट इज़ 3 बिलियन केमिकल फॉर दी नॉन ह्यूमन मॉडल, 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स लिए गए थे। और नॉन ह्यूमन मॉडल क्या क्या थे यहाँ पर, बैक्टीरिया, ईस्ट, सिनोरेबिडाइटिस एलिगेंस। ये क्या चीज़ है, अलग सा नाम लग रहा है ना। दिस इज़ अ फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है ये। तो आपको पहले तो ध्यान रखना कि ये फ्री लिविंग है या नहीं है। तो ये फ्री लिविंग है। और ये पैथोजेनिक है, कोई डिसीज़ कॉज करते हैं नहीं, ये कोई डिसीज़ कॉज नहीं करता। अगर डायरेक्टली इसे नॉन पैथोजेनिक ना लिखा जाए तो भी ऐसे भी तो क्वेश्चन आ सकते हैं ना कि कोई एक ऐसा नॉन ह्यूमन मॉडल बताओ जो कि डिसीज़ कॉजिंग नहीं है। तो आपको पहले पता है कि डिसीज़ कॉजिंग को क्या बोलते हैं, पैथोजेनिक। तो डिसीज़ कॉजिंग नहीं है मतलब नॉन पैथोजेनिक, एंड वो कौन सा ऑर्गेनिज्म था, सिर्फ ये था। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अ ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला के बारे में तो हमने काफ़ी बार इस चैप्टर में भी पढ़ा है। डेंड्राइट्स एंड अरेबिडोप्सिस, जो कि ये दोनों चीज़ें क्या है, ये दोनों प्लांट्स हैं। तो ये सारे नॉन ह्यूमन मॉडल्स जो थे इसमें यूज़ किए गए थे इस प्रोजेक्ट के अंदर। नेक्स्ट इज़ दैट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में एक वर्ड आता है कि ब्लाइंड अप्रोच। ये किस चीज़ के लिए यूज़ की गई थी, सीक्वेंस एनोटेशन के लिए। तो इस बारे में आप पढ़ लेना, लेकिन मेन जो पॉइंट्स थे जो टेस्ट में भी आते थे एंड जिस पे आपको क्लिक करना चाहिए इस बारे में, तो वो मैंने यहाँ पर ऐड कर लिए थे। सारा याद करना कई बार ज़रूरी नहीं होता, मेन आपको कई बार मेन क्लिकिंग पॉइंट याद होना चाहिए, जो कीवर्ड्स होते हैं। तो उस तरीके से भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, क्योंकि पूरा पढ़ने में टाइम लगाएंगे तो उतना पेपर में हमारे पास टाइम नहीं होते। तो मेन पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट इज़ द 39th पॉइंट विच इज़ अबाउट द सेंगर। सेंगर इज़ अ साइंटिस्ट जिन्होंने क्या किया था, डिटर्मिनेशन ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन्स को डिटरमाइन किया था। नेक्स्ट इज़ द 40th पॉइंट विच इज़ अबाउट द क्रोमोजोम 1, जो कि मेन 2006 में पूरी हुई थी उसकी डिस्कवरी। और क्रोमोजोम 1 ही एक ऐसा क्रोमोजोम था जिसकी सबसे लास्ट में डिस्कवरी हुई थी। देखो वैसे तो क्रोमोजोम 1 है और उसकी डिस्कवरी क्या हुई, सबसे लास्ट हुई। नेक्स्ट इज़ कुछ और पॉइंट्स हम पढ़ते हैं इसी प्रोजेक्ट के बारे में जो अलग से दिए गए हैं। दैट इज़ एवरेज जीन के पास कितने बेस होते हैं, 3000 बेस होते हैं। लार्जेस्ट क्या होते हैं, डिस्ट्रोफिन जीन होते हैं जिसके पास कितने बेस हैं, 2.4 मिलियन बेसिस है। पूरा ध्यान रखना है, 2.4 बिलियन है या मिलियन है, इसी तरीके से कंफ्यूज किया जाता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। प्रोटीन्स कितने हैं, लेस देन 2% है। ऐसे पूछ सकते हैं मोर देन 2%, लेस देन 2%, तो आपको पता होना चाहिए। और क्या चीज़ है, प्रोटीन्स की बात हो रही है। कितने ऐसे जो हैं जिनका फंक्शन ही हमें अभी तक पता नहीं है, तो 50% का ही बताओ, पता ही नहीं है अभी तक हमें फंक्शन। नेक्स्ट हम आते हैं कितने नंबर हैं। लाइक क्रोमोजोम 1 जो है उसके पास सबसे ज़्यादा जीन्स है, दैट इज़ 2968। एंड जो क्रोमोजोम 4 नहीं है, ये क्रोमोजोम Y है। क्रोमोजोम Y के पास सबसे कम होते हैं, दैट इज़ 231 जीन्स। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज़ द SNP के बारे में बताया गया, जिसको स्निप्स भी बोलते हैं। इनके पास कितने होते हैं, 1.4 मिलियन लोकेशंस पर ही लोकेटेड होते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, 1.4 मिलियन। तब आपने 2.4 मिलियन की भी एक चीज़ पढ़ी है, 1.4 मिलियन की भी, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ किसके बारे में। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने यहाँ पे नोट किए। मैं भी भूल जाती थी, तो बार बार रिवाइज़ करेंगे तो ये याद रहेंगे ना। एंड टोटल जीन्स अगर पूछा जाए कितने हैं, तो अराउंड 30,000 है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं अब 42 पॉइंट पर। 42 पॉइंट पर हमें सैटेलाइट DNA के बारे में बताया गया, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मोस्टली टेस्ट में ये आता ही है एंड आपके टेस्ट में भी ये देखने को मिलेगा आपको जल्द। सैटेलाइट DNA माइक्रो सैटेलाइट भी होते हैं, मिनी सैटेलाइट भी होते हैं। इनको किस बेसिस पर डिफ्रेंशिएट किया गया है माइक्रो और मिनी में, तो आपको ध्यान रखना है 3 चीज़ों के बेसिस पर, दैट इज़ बेस कॉम्पोजिशन, लेंथ एंड नंबर ऑफ द रिपीटेटिव यूनिट्स। ठीक है। और सैटेलाइट जो DNA है वो प्रोटीन्स के लिए कोड नहीं करते, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम सोचते हैं कि वो कोड करते हैं प्रोटीन्स के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो कोड नहीं करते। ये जो पॉइंट है ना 42, इसमें
काफ़ी बार पूछा जाता है, तो ये तो आपको अच्छे से करना है। छोटा सा पॉइंट है लेकिन कई बार पूछा जाएगा। सैटेलाइट डीएनए कितनी चीज़ों में डिवाइडेड है, देन किस बेस पर उन्हें डिवाइड किया जाता है, एंड क्या वो प्रोटीन्स के लिए कोड करते हैं या नहीं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ 43 पॉइंट जो कि डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेरे नीट में भी आया था। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म दो चीज़ का बेस है, हमें सिर्फ एक का याद रहता है, एक का नहीं याद रखना है। जेनेटिक मैपिंग का भी बेस है और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का भी। एक चीज़ समरी में दी हुई है तो हम उस पर ध्यान नहीं देते, इसलिए मैं बोलती हूँ समरी भी आपको अच्छे से कवर करनी है। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म जेनेटिक मैप का भी बेस है और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का भी, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम आते हैं अब अपनी कॉपी के इस लास्ट पेज पर, दैट इज़ अबाउट द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अभी हम डिस्कस करेंगे। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जो मेन पॉइंट्स हैं इसी ऑर्डर में आपको ध्यान रखने हैं। जो इनका करेक्ट ऑर्डर जो होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जिस ऑर्डर में होता है वही हमने डिस्कस किया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइसोलेशन ऑफ डीएनए करते हैं। देन डाइजेशन बाय आरई होता है। आरई क्या होता है, आरई इज़ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिन्हें हम मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से भी जानते हैं। ये आपने बायोटेक्नोलॉजी में भी पढ़ा होगा। फिर जो थर्ड पॉइंट आता है दैट इज सेपरेशन बाय द इलेक्ट्रोफोरेसिस हम करते हैं। देन ब्लॉटिंग होती है। ब्लॉटिंग किस किस चीज़ के थ्रू करते हैं, नाइलन या नाइट्रोसेलुलोज। देन फिफ्थ पॉइंट में क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन बाय VNTR प्रोब। तो प्रोब का भी आपको नाम पता होना चाहिए, VNTR प्रोब के थ्रू होते हैं। VNTR की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है। देन हम क्या करते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं। एंड जो VNTR का साइज़ था वो कितना होता है, 0.1 to 20 किलो बेस, तो ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अभी जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के पॉइंट्स बताए ना, ये 6 के 6 पॉइंट्स आपको इसी ऑर्डर में याद होने चाहिए। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में ना, हमें पॉइंट्स ऐसे ही जंबल करके दे दिए, मतलब कोई पॉइंट पहले लिखे है कोई बाद में लिखे है, फिर हमें बोलते हैं कि करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करो। तो आपको अच्छे से याद होगा तभी तो समझ आएगा ना। वैसे भी आसान है, देखो सबसे पहले हम डीएनए को आइसोलेट करेंगे ना, देन फिर उसको तोड़ने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करेंगे। जब हमने तोड़ लिया फिर हमें उससे अलग अलग सेपरेट करना है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ होगा। देन ब्लॉटिंग करेंगे, देन हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, देन ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे। तो इस तरीके से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो जाएगा। देन फिर हमने VNTR का साइज़ पढ़ा, तो साइज़ भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देन हम पढ़ते हैं लैकोपेरोन के बारे में। लैकोपेरोन के बारे में ये समरी में दिया गया था, लैकोपेरोन प्रोटोटाइप इन बैक्टीरिया, तो ये भी आपको वर्ड ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज़ दैट डीएनए डिराइव्ड फ्रॉम आरएनए। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि डीएनए कहाँ से आता है, आरएनए से आता है। आरएनए पहले आया था, डीएनए बाद में आया था, ये बात आपको नहीं भूलनी है। नेक्स्ट इज 48 पॉइंट, दैट इज टेलिंग ऑफ HNRNA इज कैटेलाइज्ड बाय द पॉली ए पॉलीमरेज। तो टेलिंग ऑफ HNRNA कौन करता है, पॉली ए पॉलीमरेज करते हैं। नेक्स्ट इज 49 पॉइंट विच इज़ हर्शी एंड चेस। यहाँ पर क्या था, डीएनए मेड रेडियो एक्टिव विद द S32P35। ये तो हम पहले ही पढ़े थे। एंड वैसे भी ध्यान रखो, S32 जैसे ना वो प्रोटीन के लिए था और P35 किसके लिए था, आरएनए के लिए था। ये आपको कैसे याद रखना है कि P के लिए P नहीं हो सकता, इस तरीके से आप याद रख सकते। तो P35 प्रोटीन के लिए नहीं हो सकता, तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे इसे। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, दैट इज़ द 50th पॉइंट, दैट इज़ आरएनए पॉलीमरेज जो है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर द ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2020 के पेपर में पूछा गया था। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि आरएनए पॉलीमरेज जो है वो हेल्प करता है डीएनए हेलिक्स की ओपनिंग किस प्रोसेस में, ट्रांसक्रिप्शन में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। फिर मैंने जैसे आपको बोला था कि कुछ कोडोन्स आपको याद रखने हैं, उनमें से कुछ ये हैं, AAA AAG, ये लाइसिन के लिए कोड करते हैं। मैंने इसलिए लिखे थे क्योंकि ये जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, तो आपको ये अच्छे से ध्यान होना चाहिए। देन बेस जो हैं वो प्रोजेक्ट किधर करते हैं, ये बेस प्रोजेक्ट करते हैं इनसाइड। ये NCERT के पेज में मेंशन किया गया है। कई बार आउटसाइड सोचते हैं हम, नहीं, जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो इनसाइड प्रोजेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज 53 पॉइंट, पिच कितनी होती है डीएनए हेलिक्स की, दैट इज़ 3.4 नैनोमीटर। एंड चेन्स कैसी होती है, लेफ्ट हैंडेड होती हैं, राइट हैंडेड, तो ये भी ध्यान रखना है, राइट हैंडेड होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये मेनली वो पॉइंट्स है जहाँ पर हम कंफ्यूज होते हैं, जैसे पिच है ना, यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाएंगे, 3.4 नैनोमीटर था या 0.34 नैनोमीटर था, इस तरीके से कंफ्यूज कर देते हैं। तो आपको ये ढंग से ध्यान रखना है। और मान लीजिए आपको एंगस्ट्रॉम में दे दिया, तो एंगस्ट्रॉम आपको पता है कितना होगा, इंटू 10⁻⁻10 होगा ना, तो आपको उसे इसमें कन्वर्ट करना आना चाहिए, तो कितना होगा एग्जैक्टली, तो वो सब आपको कैलकुलेशंस आनी चाहिए, वो आप सीख लेंगे। नेक्स्ट इज दैट 54th पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। इन प्रोकैरियोट्स सच एज ई कोलाई दो दे डोंट हैव डिफाइंड न्यूक्लियस डीएनए इज़ नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल। अब बोल रहे कि कुछ प्रोकैरियोट जैसे कि ई कोलाई जो है
उनके पास ये हम मानते हैं कि डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन जो उनका डीएनए है वो स्कैटर्ड नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम सोचते हैं कि उनका डीएनए स्कैटर्ड होगा ना क्योंकि उनके पास न्यूक्लियस नहीं है, ऐसा नहीं होता, उनका डीएनए स्कैटर्ड नहीं होता। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम आते हैं पॉइंट नंबर 55 के ऊपर, जिसमें NHC प्रोटीन की बात की गई है जो कि हायर लेवल पे यूज़ होते हैं। देन 56 पॉइंट आर स्ट्रेन जो कि ट्रांसफॉर्म कौन करता है, हीट किल्ड ए स्ट्रेन बैक्टीरिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म्ड बाय हीट किल्ड ए स्ट्रेन बैक्टीरिया। ये ही रिजल्ट था उस एक्सपेरिमेंट का, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। देन ये 58 पॉइंट पर हम आते हैं कोडिंग स्ट्रेन। कोडिंग स्ट्रेन जो है वो किसी भी चीज़ के लिए कोड नहीं करता। बताओ कितना गलत नाम है ना इसका, कोडिंग स्ट्रेन नाम है और किसी चीज़ के लिए भी कोड नहीं कर रहा। तो मैंने टेस्ट में भी मिस्टेक की थी, तो यही आपको ध्यान रखना है कि कोडिंग स्ट्रेन किसी भी चीज़ के लिए कोड नहीं करते। अभी आप अपने टेस्ट देंगे ना, अगर कोई आकाश से टेस्ट दे रहा होगा या मतलब जहाँ से भी देंगे, मोस्टली आप लोगों को ये क्वेश्चन देखेंगे एंड ये आप नोट्स कर लेंगे तो आपको लगेगा कि आपके सही हो रहे हैं, वरना इन पॉइंट्स में वो मोस्टली मिस्टेक वाले पॉइंट्स हैं ना, तो ये गलत होते ही थे। तो मेरे भी ये वही पॉइंट्स है जो टेस्ट वगैरह में गलत हुए हैं या NCERT के जो मुझे मुश्किल लगे थे। तो इसी तरीके से अभी आप मेरे नोट्स देख रहे हैं, लेकिन बाद में आप अपने भी पॉइंट्स ऐड ऑन करते जाएं जो जो आपकी टेस्ट में मिस्टेक हो रही है अपने तरीके से, क्योंकि फाइनली आपके लिए वो पॉइंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे ना जो आपके गलत हो रहे हैं, तो वो भी आप ऐड करते रहें। नेक्स्ट इज़ द 59th पॉइंट विच इज़ अबाउट द S35। ये रेडियो एक्टिव नहीं होता सेल में। रेडियो एक्टिव कहाँ पर होता है, सुपरनेटेंट में, जो कि क्या होता है, प्रोटीन। हमने पढ़ा था ना, S के लिए P होगा, P के लिए P कभी नहीं होगा, तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज़ P32 जो कि रेडियो एक्टिव होता है सेल्स में, सुपरनेटेंट में नहीं होता। तो ये आपको रिजल्ट अच्छे से पता होना चाहिए कौन कब रेडियो एक्टिव है, किसके लिए क्या चीज़ यूज़ हो रही है। नेक्स्ट इज 60th पॉइंट विच इज़ RNA कोड डायरेक्टली फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, हेंस कैन ईजिली एक्सप्रेस द कैरेक्टर्स। तो RNA डायरेक्टली कोड करते हैं सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स के लिए, इसीलिए वो इजीली एक्सप्रेस करते हैं कैरेक्टर्स को। तो अब एजर्शन रीज़न में दे सकते हैं। एजर्शन में दे दिया, मान लीजिए कि RNA कोड करते हैं डायरेक्टली फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, फिर उसके बाद रीज़न में दे दिया बिकॉज इट कैन ईजिली एक्सप्रेस द कैरेक्टर, तो वो सही हो जाएगा ना। तो इस तरीके से आपको NCERT की लाइन्स एजर्शन रीज़न के हिसाब से भी पढ़नी है, क्योंकि इसी NCERT से ही आएंगे जो एजर्शन रीज़न भी आएंगे, एंड एजर्शन रीज़न में हम काफ़ी बार गलती करते हैं। नेक्स्ट है 61 पॉइंट DNA डिपेंडेंट और RNA फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। ये शायद मैंने टेस्ट में कई बार गलत कर रखा है, इसीलिए बार बार ये मिल रहा है ना, हमें 3 बार मिल चुका है अब तक। DNA डिपेंडेंट होता है RNA पे फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जो भी पॉइंट आपका गलत हो वो भी आप इस तरीके से कई बार ऐड करेंगे ना, तो आपको भी फाइनली फिर तो याद हो ही जाएगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज दैट प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी इवॉल्व अराउंड RNA। ये देखो फिर से आ गई लाइन, शायद फिर से मिस्टेक करी होगी, लेकिन कोई ना, अब आप तो नहीं करेंगे ना मिस्टेक। मेरे मिस्टेक करने का ये फ़ायदा हो गया, आपने पढ़ लिया। नेक्स्ट इज 62 पॉइंट दैट इज़ अबाउट द DNA being double stranded and having complementary strand further resist change by evolving a process of repair। तो DNA के पास डबल स्ट्रैंड होता है एंड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है, जिसकी वजह से वो रेजिस्ट करता है चेंज बाय द प्रोसेस ऑफ रिपेयर। तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज सेमी कंजर्वेटिव जो एक्सपेरिमेंट था वो किसके ऊपर किया गया था, E. coli के ऊपर किया गया था, एंड देन हायर प्लांट्स एंड ह्यूमन सेल्स पे। तो पहले किसके ऊपर किया गया था, E. coli के ऊपर। ये आपको ध्यान रखना है, पहले किसके ऊपर किया गया था। देन अब हम आते हैं 64 पॉइंट पर, डैट इज़ E. coli कितनी देर में डिवाइड करते हैं, 20 मिनट्स में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है, एंड आपको ध्यान रखना है कि E. coli डिवाइड 20 मिनट्स में करते हैं, लेकिन अगर रेप्लिकेशन की बात आती है तो रेप्लिकेशन वो कितनी देर में करते हैं, 18 मिनट्स में करते हैं। ये शायद अब न्यू NCERT में नहीं है, लेकिन ये पुरानी NCERT में था, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। E. coli के डिवीजन की बात है तो 20 मिनट्स होगा, एंड रेप्लिकेशन की बात है तो 18 मिनट्स होगा। नेक्स्ट इज़ 65th पॉइंट दैट इज़ अबाउट द एवरेज पॉलीमराइजेशन। एवरेज पॉलीमराइजेशन कितने उसका होता है, 2000 बेस पेयर्स का होता है, एंड पॉलीमराइजेशन किस डायरेक्शन में होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम में होता है। ये भी आपको जो जो इस तरीके से ना, ये सारी एक जगह लिख लेना तो आपको अच्छे से याद रहेगा। नेक्स्ट इज 66 पॉइंट रेप्लिकेशन ऑफ DNA एंड सेल डिवीजन साइकिल शुड बी हाईली कोऑर्डिनेटेड। तो कोऑर्डिनेटेड तो होना ही चाहिए, इतने कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हैं, अगर मान लीजिए कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो कैसे ही हो पाएंगे ना ढंग से। नेक्स्ट है 67th पॉइंट फेलियर इन सेल डिवीजन पॉलीप्लॉइडी होता है। ये तो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था जेनेटिक्स 1 की वीडियो में। एंड अब एन्यूप्लॉइडी क्या होता है वो आई होप सो अब आपको याद होगा, वो भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। एंड जो पॉलीप्लॉइडी क्या है, ये क्रोमोजोमल एनोमली है, क्रोमोजोमल बीमारी है। नेक्स्ट है 68th पॉइंट वेक्टर प्रोवाइड ORI।
वेक्टर प्रोवाइड करता है ORI। ORI क्या होता है ये भी आप बताएंगे, ये आपने बायोटेक्नोलॉजी में बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत आसान सी चीज़ है। नेक्स्ट इज 69th पॉइंट। 69th पॉइंट इज दैट DNA polymerase cannot initiate replication, also replication do not initiate any point in the DNA। तो ये बात कर रहे हैं कि DNA पॉलीमरेज कभी भी रेप्लिकेशन को इनिशिएट नहीं कर सकता। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम सोचते हैं कि DNA पॉलीमरेज तो इनिशिएट कर ही पाएगा ना, नहीं, ऐसा नहीं होता, वो इनिशिएट नहीं कर सकता। और ये भी बात है कि रेप्लिकेशन ऐसी किसी भी पॉइंट पे, जैसे मान लीजिए DNA है, तो ऐसी किसी भी पॉइंट पे रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं हो जाती, कुछ पर्टिकुलर पॉइंट चाहिए होता है। एंड इसका रिलेशन किससे, ORI से। तो अब आप उसकी फुल फॉर्म ऐसे पूरा ढूंढ के बताएंगे कि वो क्या चीज़ थी। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 70 पॉइंट पर अब हम आते हैं, दैट इज़ पॉलीमराइजेशन। इसकी तो डायरेक्शन हम पहले भी देख चुके थे कौन सी होती है, 5' to 3' की तरफ होती है। एंड क्रिएट एंड एडिशन कॉम्प्लिकेशन ऑल्सो कंटेन एंड डिसकॉन्टीन्यूस आर फॉर्म्ड साइमल्टेनियसली। तो जो कॉन्टीन्यूस और डी कॉन्टीन्यूस स्ट्रैंड्स हैं वो साइमल्टेनियसली फॉर्म होते हैं, अलग अलग टाइम पर फॉर्म नहीं होते, ये भी आपको ध्यान रखना है। साइमल्टेनियसली वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। नेक्स्ट इज 71 पॉइंट, RNA पॉलीमरेज कैसे काम करता है टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन में। अभी हमने कुछ देर पहले कुछ चीज़ों के बारे में बात की थी, तो वो इंडिपेंडेंट आ रहा था, लेकिन ये जो अब RNA पॉलीमरेज आया ये टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर में काम करते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेवेरो ओक्वा एंजाइम के बारे में। इसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले भी बात की थी, लेकिन शायद मैंने फिर से मिस्टेक करी होगी, तो फिर से कर लेते हैं, आप तो नहीं करेंगे ये मिस्टेक। नेक्स्ट इज सेवेरो ओक्वा एंजाइम, जो कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज है, जो कि पॉलीमराइज करते हैं RNA को इन द टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। तो इसी चीज़ में मुझे बार बार कन्फ्यूजन होती थी, कहाँ पे इंडिपेंडेंट है कहाँ पे डिपेंडेंट है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ऐड कर लिए थे और मेरी नीट में मिस्टेक नहीं हुई। तो इसी तरीके से आपकी भी जो मिस्टेक होती है वो आप यहाँ पर ऐड कर लें, ताकि आप अपने फाइनल नीट एग्ज़ाम में ये मिस्टेक्स करने से बच जाएँ। सो इसी के साथ हमारा जेनेटिक्स के दोनों चैप्टर पूरे होते हैं। कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, एंड नेक्स्ट चैप्टर कौन सा इस सीरीज़ में आना चाहिए तो वो आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।